पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खुसूसी पेशकश मुशायरे की आज की इस किस्त में आपका तहदिल से इस्तकबाल है। साहिर लुधियानवी के ये अल्फाज। साहिर के नाम से मशहूर साहिर लुधियानवी एक हैरत अंगेज उर्दू शायर थे, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए कुछ क्लासिक गाने भी लिखे। उनका काम अब भी याद किया जाता है और अक्सर उभरते हुए शायरों और मदाहों के जरिए उनके कलाम को देखा, पढ़ा और सुना जा सकता है। जानते हैं साहिर लुधियानवी की जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं के मुतालिक। साहिर लुधियानवी 8 मार्च 1921 को हिंदुस्तान के पंजाब के शहर लुधियाना में अब्दुल हाई के नाम से एक मुसलमान सैयद के अमीर घराने में पैदा हुए। इनकी वालिदा का नाम सरदार बेगम था। साहिर के वालिदैन के साथ अपने ताल्लुकात कुछ खास नहीं थे। 1934 में जब वो 13 साल के थे तो उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। उस वक्त उनकी मां ने अपने शोहर को छोड़ने की जुर्रत वाला कदम उठाने का फैसला किया। माली सासों के तमाम दावों को खत्म कर दिया। इसके बाद साहिर के वालिद ने अपनी मां पर बच्चे की तहवील के लिए मुकदमा किया, लेकिन वो हार गए। इस बात को यकीनी बनाने की धमकी देने के बाद साहिर अपनी मां के साथ ज्यादा देर तक ना रहे, चाहे इसका मतलब बच्चे की जान ही क्यों ना हो। इसके बाद साहिर की वालिदा को दोस्त मिले, जिन्होंने उस पर गहरी नजर रखी और उसे नजरों से ओझल ना होने दिया। उस नौजवान के इब्तदाई सालों को खौफ और माली महरूमियों ने घेर लिया। उनके वालिदैन के तलाक ने उन्हें और उनकी वालिदा को गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। साहिर जिस घर में पैदा हुए थे, एक सुर्ख रेत के पत्थर की वो हवेली हुआ करती थी। लुधियाना के एक मुस्लिम मोहल्ले करीमपुरा में उनकी ये कोठी आज भी खड़ी है, जिसकी एक छोटी सी तख्ती उनकी अहमियत का ऐलान करती है। मेहराब वाले मुगल दरवाजा पर शहर की तरफ से उसे याद करने की वाहिद कोशिश अभी भी की जा रही है। साहिर ने लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से तालीम हासिल की और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। मैट्रिक के बाद उन्होंने सतीश चंद्र धवन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज लुधियाना में दाखिला लिया। वो कॉलेज में अपने गजलों और नज्मों के लिए काफी मशहूर थे। वो एक साल के अंदर कॉलेज से एक खातून क्लासमेट के साथ प्रिंसिपल के लॉन में बैठने के लिए मशहूर बन गए। इसके अखराज के बारे में कुछ अकाउंट्स ने गलती से अमृता प्रीतम का जिक्र कर दिया। अमृता प्रीतम लड़की के तौर पर इनके नाम के साथ जोड़ी जाने लगी, लेकिन वो कभी लुधियाना में नहीं रही। उनकी मुलाकात तकसीम हिंद के बाद हुई, जब वो 1949 में लाहौर से दिल्ली आ गए। नाजरीन, आखिर कौन थी अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम के मुतालिक तमाम मालूमात हम आपको जरूर फराहम करवाएंगे। उससे कबल साहिर लुधियानवी का ये शेर आपको सुनाते हैं। वो कहते थे कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला आया। साहिर लुधियानवी अंधेरी के एक आउट हाउस की मरकजी इमारत की पहली मंजिल पर रहा करते थे। उनके मशहूर पड़ोसियों में शायर गुलजार, उर्दू के अदीब कृष्णचंद्र, ये तमाम लोग शामिल थे। साल 1970 की दहाई में उन्होंने चाइयाल एक पोश बंगला वहां तामीर किया और अपनी मौत तक वो उसी बंगले में रहे। सहाफ़ी अली पीटर जॉन, जो शायर को जाती तौर पर जानते थे, वो कहते हैं कि रियल स्टेट शार्क उनकी बहन की मौत के बाद साहिर के ठिकाने पर नजरें जमाए हुए थी। सहाफ़ी के मुताबिक उनका सामान और ट्रॉफियां तबाह हाल में आज उन्हीं के घर पर मौजूद है। तमाम तर कामयाबी के साथ ही साहिर ने तकब्बुर का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया, ऐसा भी माना जाता है। उन्होंने पहले धुन लिखने पर इसरार किया और फिर उन्हें अपने दूसरे हमअसरों के बरक्स म्यूजिकी पर सेट किया, जो अपनी आयात को धुनों पर लिखकर खुश हो जाते थे। लता मंगेशकर से 1 रुपया ज्यादा अदा करने के उनकी एक शर्त यह भी थी
कि वो लता मंगेशकर से 1 रुपया ज्यादा लेंगे। ये शर्त हालांकि उनकी पूरी कर दी गई, लेकिन इस इसरार ने उनके और एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के दरमियान दरार पैदा कर दी। एक नई गुलकारा सुधा मल्होत्रा को प्रमोट करने की उनकी कोशिश एक और मिसाल थी, जो उनकी मोहब्बत में भी शामिल थी। 1970 की दहाई में साहिर लुधियानवी का काम बुनियादी तौर पर यश चोपड़ा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्मों तक ही महदूद था। अगरचे फिल्मों की तादाद के लिहाज से उनकी पैदावार कम हो गई थी, तहरीर के मयार ने बेहद एहतराम का हुक्म दिया। फिल्म कभी कभी ने उन्हें चमकती हुई शक्ल में वापस बॉलीवुड में लेकर आई, लेकिन इन गानों ने उन्हें बेहतरीन गीत निगार का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी जिता दिया। पहला ताजमहल के लिए यह सितम जरीफी से मुनासिब था, जबकि शायर का दिल दूसरों के लिए खून बहा रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी पर कभी खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। उनके दोस्त प्रकाश पंडित ने एक बार याद किया कि किस तरह तकसीम हिंद के बाद साहिर अपने हिंदू और सिख दोस्तों की सोहबत के बगैर नाखुश थे। सब भाग गए थे। भारत तक एक सेकुलर हिंदुस्तान इस्लामी पाकिस्तान पर साहिर की तरजीह थी। साहिर लुधियानवी को बहुत खुद पसंद माना जाता था, शायद उनकी जमींदार पस मंजर के नतीजे में। उन्होंने म्यूसिकी की कंपनियों से रॉयल्टी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की और वो पहला गीत निगार या नगमा निगार बन गया। साहिर ने बॉलीवुड के मामूल के खिलाफ जाकर गाने के कंपोज होने से पहले गाने लिखने पर इसरार किया। ताहम उनके कुछ गाने धुनें तैयार होने के बाद लिखे गए। मिसाल के तौर पर मांग से तुम्हारा ओपिनीज की ये म्यूसिकी अपनी मकबूलियत के उरूज पर थी। साहिर ने इस गाने के लिए लता मंगेशकर को जितना मुआवजा दिया गया था उससे ज्यादा 1 रुपया मांगा। साहिर के इसरार पर ही ऑल इंडिया रेडियो ने अपने नश्र होने वाले गानों के लिए गीत निगारों के साथ गुलकारों और म्यूसिकारों को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। आखिर साहिर की यह कोशिश थी। मुशायरे की आज की इस किस्त में फिलहाल इतना ही, लेकिन कौन थी अमृता प्रीतम, ये सवाल अब भी जिंदा है। कल फिर मुलाकात होती है, जानेंगे अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के कुछ किस्से। आज के इस किस्त में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।